आइए सुनते हैं एशली वेंस की ये किताब इलॉन मस्क। अध्याय 1। परिचय। इलॉन मस्क आम बिजनेसमैन नहीं है। उनके लिए टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी कंपनियां पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि भविष्य को अपने तरीके से बदलने का माध्यम है। जब इस जीवनी का विचार सामने आया, तब इलॉन मस्क इसे लिखवाने के पक्ष में नहीं थे। वे हमेशा से एक प्राइवेट और कंट्रोलिंग व्यक्ति रहे हैं और किसी लेखक को अपनी जिंदगी तक पहुंचने देना उन्हें स्वीकार नहीं था। पहले तो उन्होंने सहयोग से मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने लेखक को एक डिनर पर बुलाया। उनकी शर्त थी कि वे पुस्तक में फुटनोट्स जोड़ना चाहते थे, ताकि वे अपनी कहानी पर नियंत्रण रख सके। लेखक ने ये शर्त ठुकरा दी और लगभग 200 लोगों से बातचीत की। उनके सहकर्मी, दोस्त, परिवारजन और आलोचक भी शामिल थे। इस प्रक्रिया से जो चित्र उभरा, वो किसी महानायक की पूजा नहीं है। मस्क एक तरफ जहां एक अद्भुत इनोवेटर हैं, वहीं दूसरी तरफ वे तीव्र और टकरावपूर्ण व्यक्तित्व भी रखते हैं। कुछ लोग उन्हें विजनरी मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। तो वहीं कई लोग उन्हें सख्त, नियंत्रक और कभी-कभी असहनीय समझते हैं। जब ये किताब लिखी गई, तब तक मस्क कई बिजनेसेस को बदल चुके थे। वे सिर्फ एक तकनीकी सीईओ नहीं थे जो छोटे-छोटे ऐप्स बना रहे हों। वे ऐसी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे जिन्हें अधिकतर लोग छूने से भी डरते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और दूसरे ग्रहों की यात्रा। उन्होंने खुले तौर पर सिलिकॉन वैली की आलोचना की, जहां सबसे प्रतिभाशाली दिमाग सिर्फ एड्स से पैसे कमाने में लगे हुए हैं। मस्क ने सिलिकॉन वैली छोड़कर लॉस एंजलिस को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, जहां वे एरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़ सके और ऐसी चीजें बना सके जो सचमुच भविष्य को बदल सके। कारें, रॉकेट्स, बैटरियां। उन्होंने अपने चारों ओर इंजीनियरों की सपने देखने वाली टीम खड़ी की। धीरे धीरे उनकी कंपनियां मस्क की ही तरह बन गईं, जिद्दी, संसाधनशील और अक्सर संकट की कगार पर। ये अध्याय उस संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है जहां एक लेखक निष्पक्षता चाहता है और एक व्यक्ति अपनी ही कहानी रचने की कोशिश में लगा है। मस्क इस किताब को नहीं चाहते थे। शायद यही कारण है कि इसे पढ़ना जरूरी हो जाता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद काल में मस्क का मुश्किल बचपन और पारिवारिक संघर्ष उनके भविष्य के प्रति जुनून को जन्म देता है। अध्याय 2। बचपन, परिवार और शुरुआती सपने। इलॉन मस्क का शुरुआती जीवन प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में बीता, जहां उन्हें अकेलेपन, बदमाशी और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ा। 1971 में जन्मे मस्क इंजीनियर एरोल मस्क और मॉडल व डाइटिशियन मे मस्क के सबसे बड़े बेटे थे। उनके 2 छोटे भाई बहन किम्बल और टॉस्का बाद में पैदा हुए। जब वे लगभग 8 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। मस्क ने अपने पिता के साथ रहने का निर्णय लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। मस्क ने बाद में अपने पिता को भावनात्मक रूप से क्रूर बताया, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन घर के माहौल को अंधकार में ले जाने वाले। इलॉन शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थे, जिससे वे स्कूल में अक्सर बुलिंग का शिकार होते थे। एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वे एक हफ्ते तक स्कूल नहीं जा सके। मस्क ने अपने शुरुआती वर्षों को मेंटल टॉर्चर जैसा बताया। ये अनुभव उनके भीतर एक गहरी आंतरिक मजबूती पैदा करने लगे। उन्हें किताबों में शांति मिली, और वो भी बहुत सारी किताबों में। साइंस फिक्शन से लेकर इंसाइक्लोपीडियाज तक मस्क किताबों के बीच किसी और ही दुनिया में चले जाते थे। एक पुस्तक जिसने मस्क को गहराई से प्रभावित किया, वो थी डगलस एडम्स द्वारा द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। इस किताब ने उन्हें सिखाया कि सही सवाल पूछना सही उत्तर जानने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। सही सोच आगे चलकर उनके निर्णयों और दृष्टिकोण में झलकने लगी, जहां वे हमेशा ऊपरी समाधान के बजाय जड़ को पकड़ने की कोशिश करते थे।
बचपन में ही मस्क के पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी और मानसिक रूप से मुश्किल चीजों की कल्पना करने की क्षमता थी। हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने अंतरिक्ष, सौर ऊर्जा और पेपरलेस बैंकिंग जैसे विषयों पर स्पष्ट राय बनानी शुरू कर दी थी। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम कोड किया और उसे $500 में बेच दिया, जो उनके भविष्य की एक झलक थी। उनकी मां मे मस्क अक्सर कहती थी कि एलॉन अपने दिमाग में खो जाते थे, जहां वे मशीनों की मानसिक रूप से रचना करते और ये समझते कि वे कैसे काम करती हैं। उनकी असामान्य प्रतिभा के कारण वे अपने साथियों से जुड़ नहीं पाते थे, लेकिन यही गुण उनके आगे चलकर सफलता की नींव बना। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे दक्षिण अफ्रीका से निकलकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ने मस्क के आत्मविश्वास को निखारा और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया के करीब ले आया। अध्याय 3, कनाडा से सिलिकॉन वैली तक का सफर। 1980 के दशक के अंत तक एलॉन मस्क ने तय कर लिया था कि वे दक्षिण अफ्रीका छोड़ेंगे। वे रंगभेद के खिलाफ थे और वहां की सैन्य सेवा करने से इनकार कर चुके थे। 17 वर्ष की उम्र में सिर्फ एक बैग और अपने सपनों के साथ वे कनाडा चले गए, एक ऐसा देश जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके पास कुछ रिश्तेदारों के पते थे और ये विश्वास था कि अंततः उन्हें अमेरिका पहुंचना है। कनाडा में मस्क के शुरुआती दिन संघर्षपूर्ण थे। वे एक रिश्तेदार के घर से दूसरे घर तक जाते रहे और रोजगार के लिए छोटे-मोटे काम किए, जैसे मिट्टी खोदना और बॉयलर रूम के लिए लकड़ियां काटना। अंततः उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि वे अभी अमेरिका नहीं पहुंचे थे, क्वींस उनके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। यहीं उनकी मुलाकात जस्टिन विल्सन से हुई, जो बाद में उनकी पहली पत्नी बनी। एक घटना प्रसिद्ध है। मस्क जब पहली डेट से वापस लौटे तो उन्होंने पता लगाया कि जस्टिन को कौन सा आइसक्रीम पसंद है और अगले दिन 2 चॉकलेट चिप कोन्स लेकर पहुंच गए। यही जिद आगे चलकर उनकी कंपनियों को संकट से उबारने में मदद करेगी। मस्क और उनके भाई किम्बल स्थानीय कारोबारियों को कॉल करते और उनसे लंच पर मिलने की गुजारिश करते। इसी प्रयास से मस्क को बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया में एक समर इंटर्नशिप मिली, जहां सीनियर एम्प्लॉय पीटर निकलसन ने उन्हें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की गहराई से समझ दी। 2 साल बाद मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर ले लिया। वहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में दोहरी डिग्री ली, सोलर एनर्जी पर रिसर्च पेपर लिखे और अतिरिक्त आमदनी के लिए हाउस पार्टीज आयोजित की, जिसके लिए वो $5 शुल्क भी लेते थे। कॉलेज के दौरान से ही मस्क अपने दोस्तों से उन 3 क्षेत्रों के बारे में बात करते थे जिनमें वे बदलाव लाना चाहते थे: इंटरनेट, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष। ये महज रुचियां नहीं थी, बल्कि एक मिशन की शुरुआती झलकियां थी। जब बाकी छात्र नौकरियों की तलाश में थे, मस्क पहले से एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे थे जो सौर पैनलों, इलेक्ट्रिक कारों और ग्रहों के बीच यात्रा से चलती हो। हालांकि उन्होंने वीडियो गेम इंडस्ट्री में जाने पर विचार किया था, लेकिन अंततः उन्होंने इससे किनारा कर लिया। उनका मानना था कि वहां वे मानवता पर कोई गहरा असर नहीं डाल पाएंगे। इसके बजाय उन्होंने इंटरनेट की उभरती दुनिया को अपनाया। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे मस्क और उनके भाई द्वारा शुरू किया गया पहला स्टार्टअप पारंपरिक बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने में मदद करता है। अध्याय 4, Zip2, X.com और पेपैल की कहानी। कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद एलॉन मस्क बड़े सपनों के साथ 1995 में सिलिकॉन वैली पहुंचे। उन्होंने अपने भाई किम्बल को भी साथ बुलाया और दोनों ने मिलकर अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसे बाद में Zip2 नाम दिया गया। उनकी योजना सीधी थी, लेकिन समय से काफी आगे। पारंपरिक बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने में मदद करना, जिसमें डिजिटल मैप्स, बिजनेस डायरेक्टरी और वेब सेवाएं शामिल थी। शुरुआत के दिन बेहद कठिन थे। वे अपने ऑफिस में ही सोते थे, YMCA में नहाते थे और दिन रात मेहनत करते थे। एलॉन ने खुद कोडिंग की, जबकि किम्बल ने सेल्स की जिम्मेदारी संभाली। उनके पिता ने
$28,000 की मदद दी, जिससे वे शुरुआती दौर में टिके रह सके। धीरे धीरे उन्हें कुछ बड़े लाइसेंसिंग समझौते मिले और फिर मोहर डेविडो वेंचर्स ने $3 मिलियन का निवेश किया। साथ ही उन्होंने कंपनी के लिए पेशेवर मैनेजमेंट जोड़ा। ये निवेश कंपनी के विकास के लिए अच्छा रहा, लेकिन मस्क को निर्णय प्रक्रिया से दूर कर दिया गया। 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। मस्क को इस सौदे से $22 मिलियन मिले, उनकी पहली बड़ी कमाई। लेकिन उन्होंने इस पैसे को लेकर आराम नहीं किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अगला स्टार्टअप शुरू किया, X.com, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल कंपनी जो बैंकिंग की दुनिया को बदलने की महत्वाकांक्षी सोच के साथ आई। X.com का विचार था कि लोग ईमेल के जरिए पैसे भेज सकें, जो उस समय बहुत क्रांतिकारी माना गया। मस्क ने एक मजबूत टीम बनाई, लेकिन जल्द ही आंतरिक टकराव शुरू हो गया। साथ ही पीटर थियल और मैक्स लेवचिन द्वारा शुरू की गई एक कॉम्पिटिटिव कंपनी कन्फिनिटी से भी टक्कर मिली। 2000 में X.com और कन्फिनिटी आपस में जुड़ गईं। मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर और प्रारंभिक सीईओ होने के बावजूद कंपनी के भीतर मतभेदों से घिर गए। कन्फिनिटी द्वारा विकसित प्रोडक्ट पेपैल तकनीकी रूप से X.com से बेहतर था। मस्क X.com ब्रांड को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन अधिकांश एम्प्लॉइज इसका विरोध कर रहे थे। जब मस्क अपनी हनीमून पर गए हुए थे, कंपनी बोर्ड ने एक तख्ता पलट किया और थियल को सीईओ बना दिया। मस्क को एक सलाहकार की भूमिका में ला दिया गया। उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि चुपचाप पीछे हट गए। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। मस्क को इस डील से लगभग $250 मिलियन मिले, इतने पैसे कि वो अब अपने सपनों पर काम कर सकते थे, जो अब तक केवल कल्पनाओं में थे। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे मस्क के बचपन के अंतरिक्ष प्रेम और हाल ही में मिली संपत्ति ने उन्हें स्पेस एक्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 5, स्पेस एक्स की शुरुआत। पेपैल से बाहर निकलने और लगभग $250 मिलियन की संपत्ति के साथ एलॉन मस्क ने अपने बचपन के जुनून की ओर रुख किया, यानी अंतरिक्ष। बचपन में वे अंतरिक्ष यात्रा और अन्य ग्रहों पर कॉलोनी बसाने के सपने देखा करते थे, और अब उनके पास इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संसाधन थे। 2001 में उन्होंने लॉस एंजलिस का रुख किया, जहां अमेरिका की एरोस्पेस इंडस्ट्री का केंद्र है। उन्होंने मार्स सोसाइटी के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया और वैज्ञानिकों व इंजीनियरों से मुलाकात की। उनका शुरुआती लक्ष्य सरल था, स्पेस एक्सप्लोरेशन में जनता की रुचि को फिर से जगाना। एक विचार था मार्स ओएसिस। इसके अंतर्गत एक छोटा ग्रीन हाउस मंगल ग्रह पर पौधे लगाने के लिए भेजा जाता, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती। इस मिशन के लिए मस्क ने पुराने रूसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM खरीदने की योजना बनाई, लेकिन मॉस्को में हुई बैठक में अपमानजनक व्यवहार के बाद सौदे नाकाम हो गए। मस्क निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, जब हम रॉकेट खरीद नहीं सकते तो क्यों न खुद बना लें। ज्यादातर विशेषज्ञों ने इस विचार को चुटकुला बताया, क्योंकि मस्क के पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई, जिसमें प्रमुख रॉकेट इंजीनियर टॉम म्यूलर जैसे लोग शामिल थे। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन यानी स्पेस एक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा की लागत को बहुत हद तक कम करना था। मस्क ने बेहद ऊंचे लक्ष्य तय किए। वे ऐसे रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना चाहते थे जो नासा भी पूरी तरह से सफलतापूर्वक नहीं कर पाया था। उनका पहला रॉकेट फॉल्कन 1 एक छोटा और सस्ता लॉन्चर था, जो कम लागत में उपग्रहों को ऑर्बिट में पहुंचा सकता था। शुरुआती वर्षों में 3 लॉन्च प्रयास असफल रहे, प्रत्येक में लाखों डॉलर खर्च हुए और कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। 2008 तक स्पेसएक्स के पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। मस्क अपनी निजी पूंजी झोंक रहे थे, जबकि टेस्ला भी संकट में थी।
लेकिन चौथा प्रयास फॉल्कन 1 ने सफलता पाई और ऑर्बिट में पहुंच गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली निजी कंपनी बनी जिसने लिक्विड फ्यूल रॉकेट से ऐसा किया। इस सफलता के बाद नासा ने स्पेसएक्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक आपूर्ति करने के लिए $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब स्पेसएक्स एक एक्सपेरिमेंट कंपनी नहीं थी, ये एरोस्पेस की एक गंभीर और प्रभावशाली कंपनी बन चुकी थी। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे मस्क ने एक और जोखिम वाला मिशन शुरू किया, जो था टेस्ला के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की छवि और भविष्य को पूरी तरह बदलना। अध्याय 6, टेस्ला और इलेक्ट्रिक वाहन की क्रांति। जब स्पेसएक्स अभी भी स्थिरता की ओर बढ़ रही थी, इलॉन मस्क पहले ही एक और क्रांतिकारी बिजनेस इलेक्ट्रिक वाहनों में कूद चुके थे। 2003 में इंजीनियर्स मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टारपेनिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लिथियम आयन बैटरियों से चलने वाली हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार बनाना था। इसी दौरान इलेक्ट्रिक वाहन विशेषज्ञ जेबी स्ट्राउबेल ने मस्क को एसी प्रपल्शन की प्रोटोटाइप कार T0 से परिचित कराया। मस्क को इसकी तेज रफ्तार बेहद पसंद आई, लेकिन एसी प्रपल्शन इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने के इच्छुक नहीं थे। टेस्ला इसके लिए तैयार थी। 2004 की शुरुआत में मस्क ने टेस्ला में $6.5 मिलियन का निवेश किया और इसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। उनका विश्वास था कि इलेक्ट्रिक वाहन धीमे नहीं होने चाहिए, वे तेज, स्वच्छ और पारंपरिक गाड़ियों से अधिक कुशल हो सकते हैं। टेस्ला की पहली कार रोडस्टर एक मॉडिफाइड लोटस एलीज के चेसिस पर आधारित थी और 0 से 60 मील प्रति घंटे की गति केवल 4 सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकती थी, जो किसी भी हाई एंड स्पोर्ट्स कार के बराबर थी। हालांकि टेस्ला की राह आसान नहीं थी। शुरुआती विकास में बैटरी पैक्स में आग लगने लगी, पार्ट्स सप्लायर्स समय पर सामान नहीं पहुंचा सके और लागत बेकाबू हो गई। कंपनी ने कई सीईओ बदले, जब तक कि मस्क ने खुद जिम्मेदारी नहीं ले ली। उन्होंने टीम से 100% की अपेक्षा की, भले ही समय सीमाएं टूटती रहीं और धन की कमी बनी रही। 2008 के अंत तक टेस्ला लगभग दिवालिया हो चुकी थी। रोडस्टर में वर्षों की देरी हो चुकी थी। प्रोडक्शन लागत बहुत अधिक थी और कंपनी के पास लगभग कोई पैसा नहीं बचा था। मस्क अपने व्यक्तिगत धन का बड़ा हिस्सा एक साथ स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों में झोंक रहे थे और पर्सनल लोन्स लेकर कंपनियों को जिंदा रखे हुए थे। ठीक उसी समय जब स्पेसएक्स और नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला, टेस्ला ने एक महत्वपूर्ण फंडिंग राउंड पूरा किया और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन का लोन प्राप्त किया। इन दो प्रमुख जीतों ने कंपनी को स्थिरता दी। 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च की, एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सिडान, जिसने ऑटो इंडस्ट्री की परिभाषा बदल दी। मोटर ट्रेंड ने इसे कार ऑफ द ईयर घोषित किया और कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने इसे 99 आउट ऑफ 100 की ऐतिहासिक रेटिंग दी। अब टेस्ला कोई सीमित प्रयोग नहीं रह गई थी, ये एक आंदोलन बन चुकी थी, ये साबित करते हुए कि इलेक्ट्रिक कारें आकर्षक और कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे मस्क ने अपनी सोच को कारों और रॉकेट से आगे बढ़ाया, सोलर सिटी की मदद से एक टिकाऊ इकोसिस्टम का निर्माण किया और अपनी सभी कंपनियों को एक साथ जोड़ा। अध्याय 7, सोलर सिटी, मास्टर प्लान और मस्क का इकोसिस्टम। जब स्पेसएक्स अंतरिक्ष में कामयाबी हासिल कर रही थी और टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों की परिभाषा बदल रही थी, तब इलॉन मस्क पहले से ही भविष्य के अगले हिस्से सौर ऊर्जा की ओर देख रहे थे। उनका हमेशा से मानना था कि फॉसिल फ्यूल पर आधारित भविष्य न केवल अस्थायी है बल्कि खतरनाक भी। मानवता को स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ने के लिए उन्होंने अपने परिवार की ओर रुख किया। 2006 में मस्क ने अपने चचेरे भाइयों लिंडन और पीटर राइव की मदद से सोलर सिटी की स्थापना में योगदान दिया, एक ऐसी कंपनी जो घरों और व्यवसायों के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना आसान बनाना चाहती थी। सोलर सिटी ने खुद सौर पैनल बनाने की बजाय उन्हें ग्राहकों के लिए स्थापित करने और मैनेज करने पर ध्यान दिया।
विचार ये था कि सौर ऊर्जा को आम लोगों के लिए ईजी बनाया जाए, बिना भारी प्रारंभिक लागत के। मस्क इसके चेयरमैन बने और कंपनी की रणनीति दिशा तय की। उनका दृष्टिकोण साफ था, दुनिया को टिकाऊ ऊर्जा की ओर ले चले, और वो भी सरकारों और पारंपरिक यूटिलिटी कंपनियों से तेजी से। ये कंपनी तेजी से आगे बढ़ी। 2014 तक सोलर सिटी अमेरिका की सबसे बड़ी सौर इंस्टॉलेशन कंपनी बन चुकी थी, जो न केवल आम ग्राहकों को बल्कि वॉलमार्ट और इंटेल जैसे बड़े कॉरपोरेशनों को भी सेवाएं देती थी। अगला स्वाभाविक कदम था एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा मुद्दा है इसका अस्थिर प्रोडक्शन। इस चुनौती का समाधान खोजने के लिए टेस्ला और सोलर सिटी ने मिलकर बैटरी सिस्टम बनाए, जो अतिरिक्त सौर ऊर्जा को सेव कर सकते थे। इससे मस्क की दोनों कंपनियां और गहराई से जुड़ गईं। मस्क का विजन अब स्पष्ट होता जा रहा था। स्पेस एक्स के जरिए वे मानवता के लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस को ग्रहों के पार सुनिश्चित करना चाहते थे। टेस्ला और सोलर सिटी के जरिए वे पृथ्वी पर एक स्थायी जीवन सुनिश्चित करना चाहते थे। बाद में उन्होंने जो सीक्रेट मास्टर प्लान प्रकाशित किया, उसमें सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक परिवहन और बैटरी स्टोरेज को एकीकृत करके एक संपूर्ण एनर्जी सिस्टम बनाने की बात कही गई थी। ये एकता सिर्फ प्रिंसिपल नहीं थी। टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन अब सोलर सिटी के पैनलों का उपयोग करने लगे। जिन घरों में सोलर सिटी की इंस्टॉलेशन थी, वे टेस्ला की पावर वॉल बैटरियां इस्तेमाल करने लगे। मस्क की कंपनियां मटेरियल साइंस, बैटरी तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में जानकारी शेयर करती थीं। हर कंपनी दूसरी को मजबूत बनाती थी, जैसे एक ही पेड़ की शाखाएं हों। इस इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम को बनाकर मस्क सिर्फ कंपनियां नहीं बना रहे थे, वे आधुनिक जीवन की संरचना को ही फिर से डिफाइन कर रहे थे। ये एक साहसिक और समेकित सोच थी, जो कई उद्योगों में फैलकर परंपरागत व्यवस्था को चुनौती दे रही थी। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे मस्क का व्यक्तिगत जीवन, मैनेजमेंट शैली और मंगल अभियान जैसे महत्वाकांक्षी साइड प्रोजेक्ट्स उनकी कंपनियों को आगे बढ़ाने वाली उसी तीव्रता को दर्शाते हैं। अध्याय 8, व्यक्तिगत जीवन और मंगल की राह। इलॉन मस्क की विशाल योजनाओं के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जिसे उसकी तीव्रता, दृष्टिकोण और विरोधाभासों के लिए समान रूप से सराहा और आलोचना किया गया है। जो लोग उन्हें नजदीक से जानते हैं, वे उन्हें एक मजबूत शक्ति के रूप में देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से वही उम्मीद करता है जो वो खुद से करता है। उनकी मैनेजमेंट स्टाइल कड़ी और डिफरेंट मानी जाती है। कर्मचारी उन कहानियों को शेयर करते हैं जहां उन्हें असंभव डेडलाइंस, सप्ताह में 100 घंटे काम और पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए फटकार तक झेलनी पड़ी। फिर भी कई लोग उनके मिशन की इम्पोर्टेंस और दुनिया को बदलने की उनकी इच्छा से मोटिवेट होकर उनके साथ बने रहते हैं। मस्क का निजी जीवन अक्सर अशांत रहा है। उन्होंने अपनी कॉलेज की प्रेमिका जस्टिन विल्सन से शादी की और उनके 6 बच्चे हुए, जिनमें से एक की छोटे पे ही मृत्यु हो गई। ये रिश्ता जुनूनी था लेकिन अस्थिर। जस्टिन ने एक बार कहा था कि मस्क उन्हें एक कर्मचारी की तरह व्यवहार करते थे। वे शादी में भी एफिशिएंसी की अपेक्षा करते थे। तलाक के बाद मस्क ने ब्रिटिश अभिनेत्री तलुल्लाह राइली से शादी की 2 बार। पहली शादी 2012 में खत्म हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर से शादी कर बैठे। ये दूसरी शादी भी 2014 में खत्म हो गई। इस भावनात्मक उथल-पुथल के बावजूद जो लोग मस्क को करीब से जानते हैं, वे उन्हें अपने बच्चों के प्रति समर्पित और कभी-कभी आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील मानते हैं। फिर भी उनमें एक कठोर पक्ष भी है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है उनकी वर्षों तक वफादार रही सहायक मैरी बेथ ब्राउन। जब उन्होंने वेतन वृद्धि की मांग की तो मस्क ने उन्हें 2 सप्ताह की छुट्टी लेने को कहा, ताकि वे देख सकें कि उनके बिना काम कैसे चलता है। 2 सप्ताह बाद मस्क ने उन्हें सूचित किया कि अब उनकी आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय और परिवार के बाहर मस्क अपनी दूरदर्शिता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। 2013 में उन्होंने हाइपरलूप का विचार प्रस्तुत किया, एक हाई स्पीड परिवहन प्रणाली जिसमें पॉड्स को कम दबाव वाली ट्यूबों में यात्रा करनी थी। उन्होंने इस परियोजना को अन्य डेवलपर्स को सौंप दिया।
स्पेसएक्स मस्क की अब तक की सबसे दुस्साहसी पहल है। उनका उद्देश्य केवल अंतरिक्ष की खोज नहीं है, बल्कि मंगल पर मानव बस्ती बसाना है। वे एक ऐसी आत्मनिर्भर कॉलोनी की कल्पना करते हैं जो पृथ्वी के रहने योग्य न रहने की स्थिति में मानवता का भविष्य सुरक्षित रख सके। इस मिशन को जितनी गंभीरता से मस्क लेते हैं, उतनी शायद ही कोई और लेता हो। इलॉन मस्क को किसी एक सांचे में नहीं डाला जा सकता। वे एक जटिल व्यक्ति हैं, आविष्कारक और फ्यूचरिस्ट। चाहे उन्हें पसंद किया जाए या आलोचना, उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये कहानी यहीं तक की है, लेकिन मस्क की यात्राएं अभी भी जारी हैं। जो बात स्पष्ट है वो ये कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य को फिर से गढ़ने की कोशिश की कहानी है। अध्याय 9 सारांश। इलॉन मस्क सिर्फ सपने नहीं देखते, वे उन्हें असेंबली लाइन पर ले आते हैं। Zip2 से पेपैल और फिर टेस्ला से लेकर मंगल तक, ये सफर जोखिम, जुनून और जिद से भरा है। उन्होंने पैसा कमाने से पहले उसे खोने का जोखिम उठाया। रातों को फैक्ट्री में सोए, सबसे वफादार लोगों को हटाया और उन इंडस्ट्रीज को बदल डाला जिन्हें लोग छूने से डरते थे। ये कहानी है साइंस फिक्शन को हकीकत में बदलने की, पुरानी व्यवस्थाओं को फर्स्ट प्रिंसिपल से तोड़ने की, दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा का रास्ता बनाने की। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये आपको चुनौती देती है कि आप सपनों को कितना बड़ा सोच सकते हैं और उन्हें सच करने की हिम्मत कितनी है। आप सुन रहे थे इलॉन मस्क, जिसके लेखक हैं एशली वेंस। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।